रही भाई, ठंड लग रही। हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल भाई। तो आज शायद स्क्रीन को देख के तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, क्योंकि आज आखिरकार बेसिक मैथ्स खत्म हो चुका है और वेक्टर्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स खत्म, खेला खत्म। हाँ, ये बताओ पिछली क्लास में किस किस का खेला खत्म हो गया भाई। अगर पिछली क्लास में तुम्हारा खेला खत्म हो गया था तो घबराओ मत, क्योंकि मैंने तुम्हें उतना पढ़ा दिया है जितना शायद फिजिक्स में रिक्वायर्ड भी नहीं है, उससे कहीं गुना ज़्यादा, ताकि तुम गिर पड़ के भी जहां पहुंचोगे ना वहां मेरे काम के होगे, मैं तुमको उठा ले जाऊंगा। टेंशन बिल्कुल मत लो भाई, ठीक है। एक बोल रहा है वेक्टर्स क्या है। भाई कहाँ हो तुम आर्ट्स की क्लास ले लिए हो क्या और गलती से यहाँ आ गए हो, ठीक है। तो हाँ, वापस देखने में समझ में आ गया था, बहुत सही। कल मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि हमने लेक्चर दोबारा देखा सर, हमको समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल सी दो बातें थी। एवरेज निकालने का एक तरीका था, उसके बाद एरिया अंडर कर्व निकालने का एक तरीका था। बहुत सिंपल सा एक रूल था, वो आपको याद रखना है और वैसे आंसर आ जाएगा। बस क्या गलती नहीं करनी है, देखो यहाँ पे हालांकि मैं ये स्लाइड हटा दूंगा, बट अभी के लिए बस एक स्लाइड ऐड करके तुम एक बात बोल रहा हूँ, ये पिछले चैप्टर से कंसर्न्ड है। अब एक बच्चे ने कल सवाल पूछा जिसमें लिखा था, मान लो 2y x माइनस 3 या कुछ भी लिखा हो, लेट्स से x स्क्वायर माइनस 3, और भाई को एरिया अंडर कर्व निकालना था। तो भाई ने क्या किया, 2y dx कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। ये भाई ने बोल दिया ये हो गया एरिया अंडर द कर्व। अब यार गलती तुम्हारी यहीं पे हो रही है। तुम यार ये समझो कि जब तुम इसको ग्राफ प्लॉट करोगे, तो तुम बेसिकली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लॉट करोगे, जो भी आएगा ग्राफ उसको प्लॉट करोगे। तो जब एरिया अंडर कर्व निकालना है तो ये यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, तुम्हें भाई इतनी आलस चापे हुई है कि जो यहाँ पे है सीधे सीधे डाल दे रहे हो यहाँ पे। ऐसे नहीं करना है भाई, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेट करना है dx के साथ, यानी कि आपको इंटीग्रेट करना है y को dx के साथ। तो कृपया करके इस 2 को पहले डिवाइड में करें, कृपया करके इससे आप लिखें पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 2 लिखें, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करें। ऐसे 2y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली भाई। बात समझ में आ गई क्या? तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखते हुए आप इंटीग्रेट करें, और जितनी बार लेक्चर देखेंगे उतना क्लियर होते चला जाएगा। अब एक बच्चे का दर्द में और थोड़ा बांट लूं भाई, पता नहीं इतना दर्द कहाँ से आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है कल कि सर आपने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2 कैसे लिख दिया। अरे भाई कॉस 2x की आइडेंटिटी पढ़ाई है बेटा क्लास में, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो, अगर cos 2x है इसके बराबर, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, cos 2x को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, और ये 2 यहाँ से काट के इधर डिवाइड में लगा दो। अबे तुम आइडेंटिटी पढ़ते नहीं हो, मेरा खून पीते हो भाई जबरदस्ती का। यार तुमने आधी पढ़ाई करी नहीं है, बस आ गए पूछने, उसके बाद ताने मार रहे हो कि सर देखो आपको मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन आप बुरा मत मानना। अरे क्यों ना माने बुरा यार, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ढंग से। ये सिंपल सी बात तुम्हें आज तक समझ नहीं आ रही। अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में हो गया था। बात समझ में आ रही है? एक बच्ची का और डाउट देखो कि सर आपने x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। सर आपको कैसे पता चल गया? सर गुरुजी आपको कैसे पता चला x0 या फिर x1 होगा? क्या आप अंतर्यामी हैं? नहीं बेटा, मैंने अपनी पढ़ाई ढंग से करी है, आप लोग की तरह मैं कोविड का बालक नहीं हूं। मैंने इस एक्स स्क्वायर x को उधर ले गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, फिर या तो x 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा या फिर x इज इक्वल टू प्लस 1 होगा। ऐसे आता है बेटा, ऐसे होते हैं चमत्कार बेटा। अब बताओ मैं क्या पाताल लोक में घुस जाऊं क्या तुम्हें जेई पढ़ाने के लिए? बताओ मुझे यार। अब तुम ये यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहे हो
क्या करूं बताओ? हैं भैया, पिछली क्लास बहुत जरूरी है, पिछली क्लास को बार बार देखो, बार बार, ठीक है? चलो, तो आज तो वैसे एक नई शुरुआत होगी, बट एक नई शुरुआत के पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे लगा कल जब तुम्हारे दिमाग सबका हिल गया ना, तब मुझे लगा कि कुछ बात मुझे तुमसे करनी चाहिए। भाई देखो, मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूं कि भाई बहुत मुश्किलें आ रही हैं, रोज रोज तुम मेहनत कर रहे हो, है ना? रोज तुम सुबह उठ के स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आके भाई अपनी कोचिंग मतलब अपना पूरी क्लासेस कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास होमवर्क भी है, उसके बाद तुम्हें रिपीट क्लासेस भी देखनी पड़ रही है क्योंकि तुम्हारा ये इतना तेज नहीं चल रहा है फिलहाल के लिए, और फिर भी तुम पूरा स्ट्रगल कर करके जाग जाग के रात को 2-2 बजे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भैया मैंने बैकलॉग का बम डिफ्यूज़ कर दिया, भैया मैंने बैकलॉग ख़त्म कर लिया, भैया मैंने डीपीपी ख़त्म कर ली। तुम्हारी जो मेहनत है ना भाई, वो मुझ तक पहुंच रही है, मुझे दिख रही है। तुम डाउट पूछते हो तो हो सकता है कि मैं थोड़ा गुस्सा कर दूं कि यार तुमने क्या सिली डाउट पूछा है, लेकिन तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाए कि वो डाउट सिली है, इसीलिए मैंने गुस्सा किया। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो भाई देखो, जितनी तुम मेहनत कर रहे हो वो मुझे दिख रही है। आई नो तुम बहुत बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उतना रिजल्ट है, उतना आउटपुट नहीं आ रहा। बेटा ये एक जेन्युइन प्रोसेस है। डे 1 पे ऐसा नहीं होता है कि तुमने इतना सारा लोड ले लिया और तुम्हारे सीधे 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, अभी आप एक अच्छा स्टूडेंट तैयार ऐसे ही होता है, इन्हीं सब मुश्किलों से, इन्हीं सब परिश्रम से एक अच्छा स्टूडेंट तैयार होता है, ठीक है? तो आप जो ये फेज से गुजर रहे हो, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि तुम इसको पार कर ले जाओगे, मुझे भरोसा है भाई तुम पे, ठीक है? और इस तपस्या में भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम 1 बार 2 बार 10 बार पूछोगे, मैं तुम्हें 100 बार बताऊंगा, लेकिन तुम अपने एफर्ट्स में बिल्कुल भी कमी मत रखो। तुम अपने आप को जेन्युइनली उसमें एकदम डुबा दो, उस परिश्रम में, उस तैयारी में अपने आप को एकदम उसके अंदर न्यौछावर कर दो खुद को, और तुम यही पाओगे कि मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करता रहूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, है ना? आप लोगों को लगता है कि भैया बस इंस्टाग्राम पे हेलो भेजते भैया तुरंत आंसर कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हारा सारा डाउट्स इकट्ठा करता हूं, मेरे दिमाग में चलता है, जो लगता है कि बताने वाली बात है बताता हूं, जिस पे लगता है डांटने वाली बात है डांटता भी हूं। बात समझ में आ रही है? मैं आपके साथ निरंतर खड़ा हुआ हूं। आपको अपनी मेहनत करते रहना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट बेटा आज नहीं आएगा, लेकिन अगर आज तूने ये मेहनत नहीं करी तो तू कल जरूर पछताएगा मेरी जान। तो इसीलिए मेहनत पूरी करता रहे। तेरी मेहनत मुझे दिख रही है, तेरे माँ बाप को दिख रही है, और तुझे खुद भी फील हो रही होगी जब तू रात को थक के सोता होगा ना, तुझे भले ही लगे कि यार मेरे को थोड़ा सा अभी कमी रह गई, कुछ बात समझ नहीं आई, लेकिन संतुष्टि पूरी होती होगी कि चल मैंने मेहनत तो करी। मेहनत पूरी करना है, ठीक है? और इस तैयारी में भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तक IIT के गेट तक तेरे को छोड़ के नहीं आऊंगा ना, तब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में मैंने पकड़ रखा है, छूटने नहीं दूंगा इसको। समझ में आया बात? तो डर मत और भरोसा रख। ये मत सोच कि सर पढ़ा के भाग गए और सर को कोई चिंता ही नहीं है कि हमारा इंटीग्रेशन हमसे कम बन रहा है। बेटा जितना तुमसे बन जा रहा है ना, उतना बनाने में हमको 1 महीना लग गया था। आप किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे से पूछो, इंटीग्रेशन 1 दिन में समझ में आने वाली चीज है ही नहीं। अभी आपके उसमें 10-15 दिन जाएंगे, बट हम 10-15 दिन तक सिलेबस को हॉल्ट नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात को? तो तेरे इंटेंशन बहुत प्योर हैं, तू बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। रही बात दिशा दिखाने की, वो मैं दिखा रहा हूं, और आज वेक्टर्स के माध्यम से आज हम एक नई दिशा चालू करेंगे, और इसी के साथ मेरे मतलब जो इंटेंशन है तुझ तक पहुंच रहे होंगे। जो बातें मैं कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, डर खत्म कर दे भाई। पहले ही बताया है, सेल्फ डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार अगर तुम्हें मेरी बात, मेरी दिल से कही हुई बात अगर तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में भाई दिल बना के बताओ कि हाँ सर, आप जो बोल रहे हो हम टोटली आपके साथ अलाइंड हैं, हमारी एनर्जी सिंक हो चुकी है, और जैसा आप कहोगे, जैसा बताओगे, जैसा समझाओगे, हम वो वैसा करने के लिए तैयार हैं।
ठीक है, तो घबराना नहीं है मेरी जान, घबराना नहीं है। तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है। मुझे मालूम है लास्ट क्लास में बहुत सारी जनता फैल गई, समेट लूंगा मैं, सही समय पे समेट लूंगा। अभी तुम्हें क्या जानना है कि कल मैंने क्या किया, उसको 2 बार देख लोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। फिर जब मैं उसको यूज करूंगा तो फिर से मैं बेसिक से बता के फिर यूज करूंगा और तुझे चमक जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। चल भाई चल आ जा। तो भाई आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं भाई। तो आज की क्लास में स्केलर्स एंड वेक्टर्स को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर की फील कराऊंगा, ठीक है ना। पहले बताऊंगा क्या 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 कैसे, फिर थोड़ी सी फील करा देंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले बात हो रही है स्केलर्स एंड वेक्टर्स की, ठीक है। तो देखता जा बेटा, देखता जा। सबसे पहले हेडिंग डाल ले अपने नोटबुक में, है ना, चैप्टर का नाम डाल ले वेक्टर्स, उसके नीचे पहली हेडिंग डाल ले स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसके नीचे पहला पॉइंट लिख ले भाई, क्या लिखेगा, स्केलर्स, ठीक है, स्केलर्स। अब स्केलर्स कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटीज, और एक्चुअली इसको मेरे को बोलना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which can be defined using only one variable, that is only magnitude, ठीक है। Physical quantity which can be defined using only one variable, that is only magnitude। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि I डॉट E को that is पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये लिख लो भाई, that is only magnitude। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ एक वेरिएबल के माध्यम से डिफाइन किया जा सकता है पूरी तरीके से। अब इसमें किताबों में और भी अगर देखोगे तो इसको एक लाइन में और बढ़ा सकता था, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। बट आपको कैसे पता डायरेक्शन की बात करनी है? अगर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो ये तो आप तो कह रहे हो कि एक और कोई क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन आएगा, अभी तो मैंने बताया ही नहीं आपको, तो इसीलिए मैं डायरेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। यहां पे सिंपल है, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड यूजिंग ओनली वन वेरिएबल, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर कॉल्ड स्केलर्स, और स्केलर लिखा हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहां पे लिख के छोड़ सकते हो। अब एग्जाम्पल देता हूं इसका, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे कि मास, ठीक है। अब मास को डिफाइन करना है तो अगर तुमने लिख दिया x kg और अगर तुमने इस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया तो मास पूरी तरीके से डिफाइन हो चुका है, ठीक है, मास पूरी तरीके से डिफाइन हो चुका है। आपको दूसरा वेरिएबल लेने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आलू लेने जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि भैया 8 किलो आलू दे दो, किलो तो भाई उसकी यूनिट हो गई, आपने एक ही चीज बताई, 8 आपने बताया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, उस एक वेरिएबल को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक वेरिएबल से किसी क्वांटिटी को पूर्णतः समझा दिया है, पूरी तरीके से बता दिया है, यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि मास में सिर्फ एक वेरिएबल बताने की जरूरत है, वो कि x, ठीक है। तो मास कैसे होता है आप जानते हो कि क्या हो सकता है मास, लेट्स से 3 kg लिख दें, तो ये इकलौता एक वैल्यू है जो हमने डिफाइन किया और मास पूरी तरीके से डिफाइन हो गया, तो ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ सिंगल वेरिएबल लगता है। अब इसमें मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां पे साइड में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दे रहा हूं, डिफाइंड ओनली बाय मैग्नीट्यूड and does not require any direction to define the quantity, the physical quantity। अच्छा, किसी ने ये पूछा नहीं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है।
अब कोई अगर ये पूछ ले कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चलो एक बार अगर मान लो यहां ऊपर लिख लेते हैं एक बार साइड में, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, आप अपने नोटबुक में लिख लेना, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे तरीके हैं, कई सारी कैटेगराइजेशन हैं जो करी जा सकती है, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना, तो उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो अलग अलग तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन और कैटेगराइज, डिफाइन तो नहीं बोलूंगा, कैटेगराइज करा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल का दर्जा दिया गया है, उनसे जो क्वांटिटीज बनेंगी वो डिराइव्ड हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी का कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि कौन कौन सी यूनिट्स पहले से थी और कौन कौन सी उनको यूज करके बनाई गई हैं। बात समझ में आई? इसी प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी का एक और कैटेगराइजेशन है जिसमें आता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूं, या आप अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को ही हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में तोड़ा है, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे टेंसर भी होता है, बट अब अपन वहां नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में हम स्टिक करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरी में तोड़ा है। वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करी जा सकती है वो स्केलर्स हैं, और जो क्वांटिटी से वेक्टर जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं करी जा सकती उनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं। अभी आऊंगा मैं वेक्टर्स पे, फिर से डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम वेक्टर कहते हैं। स्केलर में क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक वेरिएबल, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो आपको जहां पे आपने ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, उसके नीचे एक बहुत सरल सा आंसर लिख दीजिए, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, हर एक वो चीज जो नापी जा सकती है, जो तौली जा सकती है, हर एक चीज जिसका आंकलन किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। जैसे कि मास नापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई नापी जा सकती है, जैसे कि तापमान नापा जा सकता है थर्मोमीटर से, जैसे कि ह्यूमिडिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। आप पूरे फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे सब फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो सर फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, जो नापा नहीं जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि मेरा प्यार आपके लिए आप नहीं नाप सकते, तो ये है फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा प्यार जो आपके लिए है ये अतुल्य है, ठीक है, इसको आप तौल नहीं सकते। इट इज विच इज समथिंग नॉट मेजरेबल, तो इसीलिए मेरा प्यार आपके लिए नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, इसीलिए वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात समझ में आ गई भाई? यहां तक क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटी में आप लिख सकते हैं सर का प्यार इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। सर का प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। सर का प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? क्योंकि तुम उसको नाप नहीं सकते। अब कोई कह रहा है मैं तुम्हारे लिए चांद से पानी ले आऊंगा, हैं, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये तो पुराना हो गया। आजकल लोग चांद से पानी भी ले आते हैं, ठीक है ना। तो
अब कहोगे हाँ सर यहाँ से नापा जा सकता है, चांद तक जाना और चांद तक से आना, तो सर प्यार तो मेजरेबल, अरे गधा है क्या भाई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ जो मेजर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जो मेजर नहीं किया जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आ जाते हैं स्केलर वेक्टर पे। तो मैंने क्या बताया आपको, स्केलर के अंदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड यूजिंग ओनली वन वेरिएबल दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये हो गया स्केलर। एग्जाम्पल मास, और एग्जाम्पल लिखना भी लिखवा दूंगा, ठीक है। उसको एक और तरीके से डिफाइन कर दिया, डिफाइंड ओनली बाय मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बात? ऐसी सारी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता दी जाए, डायरेक्शन का कोई रोल ही ना हो, वो सब स्केलर हैं। कभी तुमने सोचा कि तुम सब्जी लेने गए और तुमने बोला कि भैया एक काम करो, 5 किलो टमाटर पैक कर दो टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलो गोभी पैक कर दो टूवर्ड्स वेस्ट। ये बताना पड़ता है क्या? ये दुकानदार को डायरेक्शन बतानी पड़ती है क्या सब्जी लेते समय, कि सिर्फ 5 किलो बोलोगे तो काम हो जाएगा? हाँ भाई, तो 5 किलो बोलते ही काम हो जाएगा। मतलब जो मास है, जो वजन है, वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल से बताया जाता है, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार से और आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ स्केलर क्वांटिटी के, और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ स्केलर क्वांटिटी के। ये छोटा सा ऐसा फ्लो चार्ट आप बना लेना, बट मैं अभी वेक्टर को पूरा डिफाइन करूंगा, उसको भी लिख लेना बाद में, है ना, या फिर दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसके लिए जगह छोड़ दो, ये आप बना लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो और क्या क्या आएगा इसके अंदर। आ गया मास, और क्या आ गया लेंथ, और क्या आ गया स्पीड, और क्या आ गया भाई टेम्परेचर, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, अपन देखते चलेंगे बाद में। अच्छा जी, अब एक नोट पॉइंट और डालिए स्केलर के अंदर, एक स्केलर के अंदर नोट पॉइंट और डालिए। अभी स्केलर ही चल रहा है भाई, स्केलर ही चल रहा है अभी। स्केलर के नीचे एक नोट पॉइंट और डालिए, इट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, ये तीनों हो सकता है। जैसे कि टेम्परेचर की बात करें तो एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं इसके अंदर, एग्जाम्पल -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक टेम्परेचर है, और ये -40 डिग्री इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है ना। अब जैसे 5 kg पोटैटो, तो ये 5 तो +5 है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, है ना, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनना इस डिफरेंस को, आगे इसी में वेक्टर में एक और पॉइंट आएगा सिमिलर तरीके का। दूसरा, इट कैन बी क्या कर सकते हैं, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड यूजिंग नॉर्मल अलजेब्रा। इसका मतलब क्या है, आप बिना टेंशन के नॉर्मल अलजेब्रा को यूज करके चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे कि अगर आपको 5 किलो में 3 किलो ऐड करना है तो बहुत सोचना नहीं है, सीधे आंसर 8 किलो आएगा। नॉर्मल अलजेब्रा जो करते आ रहे हो बचपन से, वही अलजेब्रा लगाओगे, काम खत्म हो जाएगा। सर फिर आपने ये लाइन लिखी क्यों सर, जब नॉर्मल से काम हो रहा था? बेटा जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां नॉर्मल से काम नहीं होगा, इसीलिए यहां पे अलग से मेंशन कर दिया है कि नॉर्मल अलजेब्रा से ही स्केलर्स को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब स्केलर यहां पे वाइंड अप हो गया। स्केलर में हमने क्या क्या सीखा, सिंपल एक वेरिएबल से डिफाइन कर दिया जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दिया जाता है। स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ हो सकता है। जीरो करने का मतलब हो गया कि अब जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस का भी एक मायना है, तो ऐसा नहीं होता कि जीरो मतलब कोई
जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बोलेगा सर ये 0 क्यों बोल रहे हो आप, लेट्स से 0 kg, इसका तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, मास है ही नहीं, 0 kg है। बेटा 0 kg का सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तो सिग्निफिकेंस होगा ना, तापमान बताएगा ना वो, इसीलिए यहाँ पे 0 भी लिख दिया है। तो पॉजिटिव, 0, नेगेटिव सब हो सकता है, कौन, स्केलर। और इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, सब कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर नॉर्मल अलजेब्रा पूरा तरीके से लगा सकते हैं। 5 kg + 3 kg इज इक्वल टू 8 kg। इवन डिवाइड भी लिखना चाहो लिख लो, यहाँ पे लिख लो, और डिवाइड, ठीक है, सब कर सकते हो इसके साथ। स्केलर के साथ सब कुछ करना पॉसिबल है, सारा अलजेब्रिक आप काम कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हो। चलिए, क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है। तो अब आ जाते हैं वेक्टर्स पे। अब अपने कॉपी में एक सेकंड पॉइंट बना लो वेक्टर्स का। उसके आगे लिखो फिजिकल क्वांटिटीज which requires two variables, ठीक है, और या कहा जाए एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स, बिकॉज 3 वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स 2 वेरिएबल, विच रिक्वायर्स नहीं आएगा, इंग्लिश यहाँ गलत हो गई, क्वांटिटीज है, प्लूरल है, तो यहाँ पे फिर रिक्वायर आएगा, एस नहीं आएगा बेटा, इंग्लिश वाली बात है, ठीक है। अगर तुम लोग स्कूल गए हो तो मालूम होगा तुम लोगों को कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर 2 वेरिएबल्स टू define it completely, ठीक है। तो physical quantities which require 2 variables to define it completely are called vectors। अब वो 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? तो यहां लिख सकते हो 2 वेरिएबल्स के अंदर लिख सकते हो, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक है आपका डायरेक्शन। अब जैसे कि मैंने पूछा, मान लो मैंने पूछा आपको कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैंने कहा भाई मैंने एक व्यक्ति पे, मैंने इस पेन पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तुम्हारा पहला सवाल होगा कि सर किस डायरेक्शन में लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, राइट, लेफ्ट, है ना। हो सकता है वीडियो में आप लोग को अलग लगे, जैसे मेरा ये राइट है और मेरा ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट या राइट किधर लगाया फोर्स, आपका सवाल होगा डायरेक्शन का। अगर मैंने आपको बताया कि मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया, आप अगला पूछोगे ठीक है कितना लगाया, मैग्नीट्यूड बता दो, फिर किस डायरेक्शन में लगाया तो डायरेक्शन बता दो। तो जब तक आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता नहीं चलेगा, आपको उस फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, तो पहले तो एक लिख लो फोर्स, उसके बाद लिख लो क्या, वेलोसिटी, उसके बाद क्या लिख लो, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, उसके बाद और क्या लिख लेंगे यहाँ पे, मोमेंटम लिख लो, मोमेंटम, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ फोर्स का, लेट से, या तो वेलोसिटी का ले लेता हूँ। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं वेलोसिटी का। तो अगर मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट, तो आपने क्या बताया, आपने मैग्नीट्यूड भी बताया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और आपने एक डायरेक्शन भी बताया। तो जब किसी स्पीड का आप डायरेक्शन भी बता देते हो तो दैट मीन्स आपने कंप्लीट वेलोसिटी बता दी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं,
एक डिस्प्लेसमेंट भी जोड़ लो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर, बहुत बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट भी जोड़ लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे पीछे स्केलर में एक एग्जाम्पल और जोड़ लो यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट का भाई हो जाएगा वो। एक एग्जाम्पल और जोड़ लो यहाँ पे, उसको कहेंगे क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसको हम स्केलर मानते हैं, कितनी दूरी तय करी। समझो इस बात को, इस बात को समझो कि ऐसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, तो अगर कोई बालक ए से लेट से बी गया है और वो कोई रैंडम रास्ता लेके गया है, तो इस पूरे डिस्टेंस ट्रैवल्ड को, इस डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम स्केलर में गिनते हैं, स्केलर है ये। और अगर आपने एकदम क्लियर कट डिस्प्लेसमेंट बना दिया तो ये एक फिक्स्ड डिस्प्लेस मतलब फिक्स्ड दूरी है और एक पर्टिकुलर दिशा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसीलिए ये क्या बनता है, ये एक वेक्टर बनता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए यहां तक अगर क्लियर है बात, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और लिखते हैं वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। आपने एग्जांपल लिख लिया, उसके बाद लिखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, दैट इज ग्रेटर देन ऑलवेज, और यहां पे ऐसे लिख देता हूं, दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए। सेकेंड, कैन नॉट, कांट बी एडेड using simple algebra, requires special algebra called as vector algebra, called as vector algebra, ठीक है। इतना लिख लो पहले कॉपी में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज, ऑलवेज कहिए, ऑलवेज, ऑलवेज लग क्यों नहीं रहा है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो अब क्या है, बात क्या समझ में आई, कैन नॉट बी एडेड। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एडेड नहीं है, जब भी मैं एडेड लिख रहा हूं ना तो इसके अंदर और भी चीजें हैं। एडेड के चाहो तो साथ में और चीजें ऐड कर लो, एडेड के साथ लिख लो ऑब्लिक सब्ट्रैक्टेड लिख लो, और ऑब्लिक मल्टीप्लाइड, ठीक है। यहां पे डिवाइड मत लिखना, वेक्टर डिवीजन कुछ भी चीज नहीं होती है, तो यहां डिवाइड मत लिखना। कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड यूजिंग सिंपल एल्जेब्रा, रिक्वायर्स स्पेशल एल्जेब्रा कॉल्ड वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है, नोन एज वेक्टर एल्जेब्रा। अब वेक्टर एल्जेब्रा क्या, ये हम सीखेंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया क्या, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखवा दिया, कोई बच्चा एग्जाम्पल मांग रहा है। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले था
फिजिकल क्वांटिटी, उधर से एक बनाया क्या, स्केलर्स, एक बनाया क्या, वेक्टर्स, ठीक है। इसके नीचे ओनली मैग्नीट्यूड, और इसके नीचे बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अभी मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, एक बार स्टार्टिंग में अच्छे से नोट्स लिख लोगे, फिर मैं सिर्फ समझाने पे वो करूंगा फोकस। अभी नोट्स लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो पहले लिखवाया वो सब लिख लो, यहां पे छाप लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मास, टाइम, स्पीड, उसके बाद टेम्परेचर, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं, तो ये सब यहाँ लिख लिया। उसके बाद वेक्टर्स के अंदर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। यहां पे भी लिख दो एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। एक बालक पूछ रहा है वेक्टर कब तक चलेगा। भाई मेरा तुझसे सवाल है, भाई तू कब तक चलेगा, तू कब तक चलेगा भाई, सुधर जा, कहां जाएगा जीवन में भाई, सुधर जा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो कुछ बातों को ध्यान से सुनो भाई। इस पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर दिखता कैसे, गुरुजी एक बार हम वेक्टर देखना चाहते हैं दिखता कैसे। तो बेटा देख लो, एक एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैं काम करता हूं, मैं और सुंदर वाला एरो बनाता हूं, इससे भी अच्छा वाला एरो बनाता हूं। देखो इससे भी अच्छा वाला एरो बना के आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। देखो अभी आप ध्यान से देखना, ये देखो, ये बेटा ये अभी ये वो तीर है, ये बेटा वो तीर है जो ये अभी स्पैमर है ना भाई साहब, ये उनके तरफ जाने वाला है, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये ऐसे ये तीर है, ये आगे एकदम नुकीला, समझ में आ रहा है। और ये पीछे, तीर के पीछे वो देखा आपने, ऐसे 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 डिजाइन होती है, हाँ ये तीर है बेटा। तो वेक्टर को हम तीर से डिनोट कर सकते हैं, किससे, तीर से, ठीक है, एरो, एरो से। अब सोच के देख क्या क्या बातें हैं इसके अंदर। तो जो, ध्यान से सुनना भाई, जो इसकी लेंथ होती है, जो इस एरो की लेंथ होती है, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड एरो रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन। तो गुरुजी आपने इतना सुंदर तीर क्यों बनाया भाई, आपको सिंपल तीर में कोई दिक्कत थी? नहीं बेटा, एक्चुअली ये स्पैमर के लिए बनाया है, ठीक है ना, तो उसके लिए स्पेशल बनाया है। और एक और कारण है ऐसा तीर बनाने के लिए, ठीक है। क्या बनाया है देखो, अब मान लो ये जो एक ब्लॉक है, ठीक है, अब एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास m है। मान लो अगर दाईं तरफ फोर्स लगेगा तो हम ऐसे एरो बना के F लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अब ये फोर्स वेक्टर है, इसका सिंबल मैं आपको बताऊंगा, तो अभी उस पर हम आ रहे हैं। इधर दाईं तरफ फोर्स लगा दिया, इधर बाईं तरफ फोर्स लगा दिया, इधर ऊपर फोर्स लगा दिया, इधर नीचे फोर्स लगा दिया, ये सब हम देख पा रहे हैं। बट अगर हमें पूरी फिजिक्स को पढ़ना है ढंग से, तो हमें 3 डायमेंशन भी चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर मेरे को ये दिखाना है कि भाई इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर ऐसे 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 धक्का देना अंदर की तरफ, तो कैसे दिखाएंगे, एरो तो बना ही नहीं पाएंगे अंदर की तरफ, अंदर कैसे एरो बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे ये तीर उठाया, ये तीर को ऐसे घुमाया और इसको अंदर ऐसे लगा दिया। तो जब आप इस तीर को पीछे से देखोगे तो कैसा दिखेगा,
पीछे से देखोगे कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो भाई, ये तीर को अगर हम पीछे से देखेंगे, इसको थोड़ा मैं आपको डिजाइनिंग पूरी कर दे रहा हूँ, इसकी डिजाइनिंग मैं आपके लिए पूरी कर दे रहा हूँ भाई। इस तीर को जब आप पीछे से देखोगे तो आपको ये कैसा लगेगा, आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जब आप इसको पीछे से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इनटू द पेज, इनटू द पेज। जब आपको कोई वेक्टर की जगह एरो ना देकर ऐसा गोल सिंबल दे दिया जाए, क्रॉस किया जाए, इसका मतलब आप तीर को पीछे से देख रहे हो, ठीक है। और अब सोचो ये बताना हो कि इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो यही एरो उठाएंगे और ऐसे उठा के लाएंगे और ये इसका पीछे वाला पार्ट यहां रहेगा और आगे वाली चोंच आपके तरफ रहेगी। जब आगे वाली चोंच आपके तरफ रहेगी तो आप चोंच को आगे से जाके देखोगे, जब आप चोंच को यहां आगे से जाके देखोगे तो क्या दिखेगा, तो ये पूरा का पूरा ये जो चार पंखुड़ियां हैं ये ढक जाएंगी और एक गोले के अंदर ये सेंटर वाली खाली बिंदु दिखेगी। तो जब भी एक गोले के अंदर एक बिंदु दिखाई दे, इसको बोला जाता है आउट ऑफ पेज। क्या बोला जाता है, आउट ऑफ पेज, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस बात का नोट रख लो, कहीं भी अगर वेक्टर दिखाया जाए ऐसे क्रॉस करके तो मान लेना कि वो पेज के अंदर जा रहा है, और अगर ऐसे बिंदु करके दिखाया जाए तो मान लेना कि वो पेज से बाहर आ रहा है या कि शीट से बाहर आ रहा है। समझ में आई बात। अगर मैं इस कैमरे में ऐसे ये पेन तुम्हारी तरफ डालूंगा तो तुम्हें ये बिंदु ये बिंदु दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आउट आने वाले में सिर्फ गोल के अंदर एक बिंदु दिखाई देती है, ठीक है। और अब मेरे पास तीर तो है नहीं, वरना दिखाता मैं तुम्हें अच्छे से बेटा, बहुत ये इसको स्पैमर को तो पक्का दिखाता मैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है और ये तीर का जो मुंह है ये डायरेक्शन बताता है। लेकिन हर बार इतना सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ब्यूटीफुल काम आप लोग हर बार नहीं करेंगे। आप लोग एक सिंपल सा एरो पकड़ेंगे और आप इस एरो को ही वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। बात समझ में आ गई। इसके अंदर ये वाला जो साइड है ये डायरेक्शन बता रहा है, किस दिशा में ये वेक्टर जा रहा है वो बता रहा है, और जो इसकी लंबाई है वो इसका लेंथ जो है वो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बातें करेगा। लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो अभी जो आपने रिप्रेजेंटेशन देखा है, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसका नाम था ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कोई पूछेगा नहीं भाई साहब, बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना लोड मत लिया करो, 9-10 से बाहर आ जाओ। ये अभी मैंने बता दिया, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं। तो कई बच्चे सुबह सुबह मंत्र लेके बैठ गए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये मत करना, मार मार के कबूतर बना दूंगा भाई तुम लोग को मैं। फालतू चीजें नहीं, खाली काम की बात समझो। काम की बात ये है आउट ऑफ पेज, ये है इनटू द पेज, एरो से वेक्टर दिखाया जाता है, दैट्स इट। इतना ही काम का है। आगे बढ़ूं क्या? चलो भाई, रिवीजन कंप्लीट। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की सीरीज में अगला रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इतनी देर से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, तब सबको लग रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, सब कह रहे हैं कि सर प्लीज थोड़ा फास्ट करिए। अब जब मैंने फटाफट 2-4 बातें बोल दी, आधे लोग के खरपच्चे उड़ गए। वो बातें भाई साहब मैंने रिपीट में बोली थी, इसलिए फास्ट बोली थी। अब मैं कुछ नया बताने जा रहा हूं तो मैं बहुत धीरे धीरे बात करूंगा, मैं बहुत धीरे धीरे बात करूंगा भाई। क्या बात समझ में आ रही है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को सिंबल कैसे दिए जाते हैं? तो वेक्टर को सिंबल देने का बहुत सिंपल तरीका है। उसमें क्या करते हैं, एक अल्फाबेट लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे एरो बनाते हैं, और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ा जाता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो सिंबल क्या होता है? किसी अल्फाबेट के ऊपर एक एरो लगा देना ही उसका सिंबल होता है। वो होता है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल, ठीक है। तो ये सिंबल है। अब इस सिंबल के साथ साथ एक बात और सीखो।
अब तुम जानते हो कि ए वेक्टर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसके अंदर कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगा। अब हम उनको कैसे शो करेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड है, कितना डायरेक्शन है, ठीक है। तो सिंबॉलिकली याद रखें कि जब भी ए वेक्टर लिखा जाता है तो अगर आप ऊपर से ए तीर हटा देंगे, सिर्फ ए लिख देंगे, तो वो मैग्नीट्यूड दर्शाएगा। और डायरेक्शन दर्शाने के लिए ए के ऊपर ऐसे टोपी बना देते हैं, इसको कहते हैं टोपी, ठीक है। लेकिन टोपी को हिंदी में मत बोलना, इसको कैप बोलेंगे, कैप। तो पढ़ा कैसे जाता है, तो ए वेक्टर इज नथिंग बट ए इंटू ए कैप, ठीक है। तो ये जो पढ़ा जाएगा, ये जो ए टोपी है ये डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन बताती है, जाना नहीं है, सिर्फ बताती है लेकिन जाना नहीं है। दूसरा कैसे पढ़ना है, पढ़ा जाता है कैसे, ए कैप, कैसे पढ़ा जाता है, ए कैप। और मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, तो ये ऊपर से तीर हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बात समझ में आई। एग्जाम्पल के रूप में इसको देखो, अगर मैं कहीं लिख रहा हूं कि ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को हमेशा लिख सकते हो ए इंटू ए कैप, और ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ए कैप क्या है, डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब मैग्नीट्यूड लिखने का और भी तरीके हैं। इफ, नोट डाल लो, इफ ए वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर, इज अ गिवन वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे दर्शाया जाएगा, मैग्नीट्यूड के लिए कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका, आप ए के ऊपर से वो एरो हटा दो। दूसरा तरीका, आप ए के ऊपर एरो लगाओ बट उसको मॉड में बंद कर दो, उससे भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड शो करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरीके मैग्नीट्यूड शो करते हैं। अब आप चाहो तो याद रखने के लिए एक बार और लिख लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, और ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए कैप। ए कैप क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन, ये दिशा बता रहा है। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ रही है यहां तक। अगर एक बार यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार क्लियर लिख दो जल्दी से भाई चैट में। एक बार यहां तक समझ में आ गया तो क्लियर लिख दो भाई। अब एक बच्चा बोल रहा भैया इसको टोपी ही क्यों पहनाई। भाई दुनिया में आधे से ज़्यादा काम टोपी पहना के ही हुए हैं, ठीक है ना। किसी ने किसी को बेवकूफ़ बनाया होगा, उसको लगा कि ठीक है भाई अच्छा सिंबल लग रहा है तो टोपी पहना दी उसने, ठीक है। चलिए अब आगे, अब रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिया, ठीक है, तो कैसे डिनोट करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, एक फटाफट से छोटा क्वेश्चन देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर्स, क्या ये सही है या गलत है। हाँ भाई सही है, गलत है। मास स्पीड तो मैंने बता ही दी है। एनर्जी में डाउट आ रहा होगा तुमको, तो मैं तुमको पूछता हूँ, क्या कभी तुमने सुना है 5 जूल्स ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स लेफ्ट, 5 जूल्स ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा कोई बात करता है क्या। कितनी एनर्जी खर्च हुई बताएगा, 5 जूल खर्च हो गई, खेला खत्म, 5 जूल में मामला तमाम है। यानी कि एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क आर वेक्टर, ये दोनों मैंने तुम्हें बता दिए। टॉर्क अभी नहीं बताया है बट याद रखो टॉर्क भी एक वेक्टर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। डिस्टेंस इज अ स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, बता चुका हूं, करेक्ट। तो भैया इसने तो फॉल्स पूछा था। हाँ बेटा,
लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, अ वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, गलत, यहीं पे गलती पकड़ा गई, तो अपना डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, मस्ट बी अ वेक्टर और मे बी अ वेक्टर, स्केलर तो नहीं बोलेंगे, अब इतने समझदार तो तुम हो ही चुके हो, ठीक है ना। तो अब भाई प्लीज जल्दी से बता दीजिए क्या बोलेंगे, मस्ट बी अ वेक्टर और मे बी अ वेक्टर, जल्दी बताइए, मस्ट बी अ वेक्टर और मे बी अ वेक्टर। चलिए अब देखो, यहां पे झड़ी लग चुकी है, कई बच्चे कह रहे हैं मस्ट बी अ वेक्टर, तो एक बात बताओ, एग्जाम्पल लिखो यहां पे, एग्जाम्पल करंट, ठीक है, करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है ना। करंट के पास डायरेक्शन होती है बट करंट वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है, ठीक है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब कई लोग आ जाएंगे बहुत समझदार कहीं से पढ़ पढ़ के, सर करंट तो टेंसर है, भाई मैं नहीं जानता टेंसर क्या होता है, तुम्हें भी अगर जानने की जरूरत नहीं है तो मत जानो, ठीक है। फालतू चीजों में घुसोगे तो फिर मैं ऐसी चीज खोल दूंगा कि तुम्हारा दिमाग आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डोंट ओपन इन दैट। तो भाई स्केलर, करंट को स्केलर ही बोलेंगे, ठीक है ना, टेंसर आंसर की बात मत करना मेरी क्लास में। करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अब देखो, एक तार में, एग्जांपल बता रहा हूं, देखो एक तार में ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है, तो इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, लेट्स से 5 एम्पियर, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होंगी जिनके पास डायरेक्शन होगी बट वो वेक्टर नहीं होंगी, तो यहां पे आंसर आ जाएगा क्या, मे बी अ वेक्टर, मे बी अ वेक्टर। चलिए अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, बिफोर वी गो टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मान लेते हैं एक फोर्स वेक्टर है, लेट्स से देयर इज अ फोर्स वेक्टर, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि देयर इज अ वेक्टर F1 वेक्टर, ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये है F1 वेक्टर। बात समझना, बहुत सुनना ध्यान से। और क्या दिया गया था, ये बताया गया था कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो था लेट्स से 5 न्यूटन का, ठीक है, F1 का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन का। फिर मुझे किसी ने बोला कि गुरुजी प्लीज एक दूसरा वेक्टर बनाइए F2, एक दूसरा वेक्टर बनाइए F2 सच दैट F2 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का, एंड डायरेक्शन सेम एज F1 एंड F2 कैप, डायरेक्शन मतलब F2 कैप, डायरेक्शन मतलब F2 कैप, है ना, मस्ट बी सेम एज F1। किसी ने बोला एक F2 वेक्टर बनाइए, F2 का मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए और F2 का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो F1 के बराबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, F2 मस्ट बी सेम एज, इसको मैं F1 कैप लिख देता हूं ताकि टेक्निकली करेक्ट हो जाए, सेम एज F1 कैप, ठीक है। चलिए अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे एक वेक्टर बनाना है। इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, ये कॉपी हो गया क्या, अरे हाँ हो गया, इसको यहाँ लेके आया। अब एकदम पैरेलल देखो, एकदम पैरेलल, ताकि डायरेक्शन में कोई बदलाव ना आए, कोई बदलाव नहीं, और यहाँ लाके छोड़ दिया। और मैंने बोला भाई F2 है 10 न्यूटन, बोल दिया, बोलने से नहीं होगा, ठीक है।
आपको ये ध्यान रखना होगा कि लेंथ रिप्रेजेंट क्या करती है, लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। अगर इतनी लेंथ ने 5 न्यूटन रिप्रेजेंट किया तो सेम लेंथ 10 न्यूटन रिप्रेजेंट नहीं करेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डबल लेंथ का वेक्टर बनाना पड़ेगा, पूरा डबल लेंथ का वेक्टर बनाना पड़ेगा, तब जाके ये F2 वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि अब इसकी लेंथ डबल हो गई है, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया है, डबल। ये कैसे पता करेंगे कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर? बहुत बढ़िया। तो ये कैसे पता करेंगे कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर? अब ये स्पैमर्स भाई साहब को कैसे बताएं कि काम करो, वेक्टर को मैं तुम्हारे पीछे छोड़ता हूं, थोड़ी देर बाद तुम बताना कि कैसा लगा, ठीक है ना, वेक्टर लगा या स्केलर लगा, तुम बताना। सीधी बात है, अगर कोई क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं करी जा सकती तो वो स्केलर कहलाएगी। अब आप कहोगे करंट का क्या हिसाब किताब है? मैंने ये नहीं कहा कि करंट बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एक वायर में करंट होने का एक दिशा होती है, बट करंट की वैल्यू कंप्लीट होती है उसके मैग्नीट्यूड के साथ ही। 5 एम्पीयर का करंट है, अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है ना। सर्किट डिसाइड करेगी कि डायरेक्शन क्या होगा। करंट तो 5 एम्पीयर से डिफाइंड है कंप्लीटली। और कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो वो सारी वेक्टर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर चलिए, तो F1 5 न्यूटन, F2 10 न्यूटन। तो भैया अगर 5 न्यूटन का वेक्टर 1 बित्ते का बनेगा तो 10 न्यूटन का वेक्टर 2 बित्ते का बनेगा भाई साहब, सीधी बात है। चलिए, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। भी सब बातें लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है ना, कि ये बात डिनोट कर लेना कि अगर 5 न्यूटन का, अच्छा सर हम ये कॉपी में लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा सर ये डबल हो गया? और यहाँ तो एक बार आप बीच में ये एरो भी छोड़ दियो। अरे एरो हटाओ भाई, एरो नहीं चाहिए। एरो मतलब वो बस बनाते समय ले लिया था, यूज़ कर लिया था। आपका एक सीधा डायरेक्टली वेक्टर है पूरा लंबा, ठीक है। फिर से बना देता हूँ, रुक जाओ, पूरा फिर से बना देता हूँ, ठीक है, डबल साइज का। सर ये साइज डबल है, ऐसे कैसे हमें पता चलेगा? बेटा एक काम करना, तू जहां कॉपी में लिखेगा ना वहां पे स्केल लगा के बनाना। तू बेटा ये लाइन बनाना 5 सेंटीमीटर की, और उसके आगे लिखना 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट कर देना, और उसके बाद बेटा तू 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना। ओके मेरी जान, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगा, फिर तू कहना दिस रिप्रेजेंट्स 10 न्यूटन। तो तुझे एक बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे करते करते कि तेरे कॉपी के हिसाब से तू जब भी 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाता है वो 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करती है। तो अगर तुझे 3 न्यूटन बनाना है तो तू कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेगा? 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगा। इस बात को स्केलिंग कहते हैं, इस बात को स्केलिंग कहते हैं। तूने कई बार वो देखा होगा, भारत का जब तू मैप लेके आता है तो नीचे एक स्केल बनी होती है, नीचे उस भारत के मैप पे नीचे एक स्केल बनी होती है जिसमें ऐसी लाइनें लिखी होती हैं और लिखा होता है 0 और कुछ कुछ। तो लगभग ये लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर की, और अगर इधर लिख दिया है लेट्स से 20 या 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो तुझे ये समझ जाना है कि अगर मैं मैप पे इस भारत के नक्शे पर स्केल रखूंगा और 1 सेंटीमीटर नापूंगा, 1 सेंटीमीटर नापूंगा अगर मैं भारत के उस नक्शे पे, ठीक है ना, ठीक है। अब बहुत टाइम हो गया यार, अपन तो कैसे बनाएंगे इसको? हाँ, कुछ ऐसा ही ऐसा बना लेते हैं रफली। तो भारत के इस नक्शे पर, ठीक है, अब तूने जैसे ही स्केल रखा और तूने नापा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तेरे हिसाब से वो 1 सेंटीमीटर है, बट वहाँ नीचे जो स्केल दी गई थी उसके मुताबिक वो कितने के बराबर है? 2000 किलोमीटर के बराबर है। क्या बात समझ में आ गई क्या? बहुत गंदा मैप बनाया हूँ यार, थोड़ा अच्छा कर दूँ क्या इसको? छी, अब तो भूल गया हूँ यार कैसे बनाते थे, भूल गया। तुम लोग बना लोगे मुझे मालूम है, ठीक है ना। चलो, ये छी गंदा डायग्राम अपन हटा देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये स्केल की तरह ही काम करेगा। सर स्केल क्यों बना रहे हो? बेटा बनाना पड़ेगा। क्यों? फोर्स बेटा तेरा न्यूटन में होता है और वेक्टर की लंबाई तेरी सेंटीमीटर में होगी। तो अगर मैं कहना चाह रहा हूँ 5 न्यूटन का वेक्टर, तो
तो उसको दर्शाने के लिए मान ले तूने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो 10 न्यूटन के लिए कितनी खींचेगा? 10 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन के लिए कितनी खींचेगा? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? तो उसे हम स्केलिंग कहते हैं। हालांकि अभी स्केलिंग में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं सिंपली बता रहा हूं, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो उसकी लेंथ डबल हो जानी चाहिए। हाँ भाई, अगर मैं भी ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता तो मैं बहुत बढ़िया बनाता। जब मैं पढ़ता था तो इतना शानदार बनाता था, इंडिया का नक्शा एकदम मैप फेल, पॉलिटिकल वाला भी। ठीक है ना? चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। भाई ठीक है, चलो अब मैं इस वाले वेक्टर का बहुत यूज करूंगा ताकि आपको अच्छा देखने को मिले। पैरेलल वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम देखते चलिए दोस्तों। ठीक है, और मैं एक काम करूंगा आपके लिए, चलो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया, पैरेलल नहीं बना। इसको उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं ना, ये पैरेलल हो गया भाई, देखो। ठीक है, और इसको लंबा भी कर लेते हैं। नहीं, लंबा हो जा भाई। अरे दोस्त, बुरा क्यों मान रहे हो यार, लंबा हो जाओ। अरे यार, छी, ये कुछ तो हो गया भाई इसको। हाँ, हो गया। हाँ, ये लंबा हो गया ना। तो देखो, ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। इसको मैंने बोल दिया क्या? ए वेक्टर। इसको मैंने बोल दिया क्या? बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होता है तो क्या क्या कंडीशन मैंडेटरी होती है वो लिखता जा रहा हूं भाई नीचे में। ठीक है ना? तो क्या मैंडेटरी है? मैंडेटरी नंबर 1, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मे और मे नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? मे और मे नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, बात समझ में आनी चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं लिख दे रहा हूं मैं, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। डायरेक्शन मस्ट बी सेम, दोनों सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने चाहिए, उनको हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है? डायरेक्शन मस्ट बी एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा होना चाहिए। देखो भाई, कोशिश करेंगे पैरेलल बन जाए। हाँ, ठीक है, ये ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया? लेट्स से ए वेक्टर हो गया और ये लेट्स से बी वेक्टर हो गया। इसके अंदर भी सेकंड पॉइंट वही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना? लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली ऑपोजिट। एंड दे मस्ट बी एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब अगर एक ईस्ट है तो दूसरा भाई वेस्ट की तरफ होना चाहिए। एग्जैक्टली तो लग रहे हैं पैरेलल लेकिन है नहीं, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, अपोजिट। ये पूरब तो ये पश्चिम, ऐसे। ठीक है, पैरेलल में दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, इक्वल वेक्टर्स। अब क्या है? इक्वल वेक्टर के अंदर बहुत सही है, इक्वल वेक्टर देखो भाई, तो इक्वल वेक्टर ऐसा बनता है, मतलब दो वेक्टर जो लेंथ में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे विल बी कॉल्ड इक्वल। ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर व्हेन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड भी बराबर, एंड सेकेंडली डायरेक्शन ऑल्सो सेम, उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी बराबर और दिशा भी सेम।
नेगेटिव वेक्टर में क्या आएगा, नेगेटिव वेक्टर में ऐसा आएगा, देखो भाई नेगेटिव वेक्टर में ऐसा आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, अरे ठीक, इसको मैं पकड़ लेता हूं, बाद में घुमा दूंगा। हाँ देखो भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये अगर ए वेक्टर है, लेट्स से ये बी वेक्टर है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं पता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कहा जाता है, और यहाँ कैसे कहा जाता है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस बी क्योंकि नेगेटिव वेक्टर है। अब नेगेटिव वेक्टर की एक खास बात, अगर आप दो नेगेटिव वेक्टर को जोड़ोगे, इसको इधर ले आओ, ए प्लस बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा जीरो। ये जीरो नहीं है एक्चुअली, ये है एक वेक्टर, ये है नल वेक्टर, इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। दिस इज नल वेक्टर, अभी मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, अभी के लिए जीरो मान लो या कॉपी में लिख लो नल वेक्टर, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, यानी कि जब दो नेगेटिव वेक्टर को जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। यहाँ पे दो नेगेटिव वेक्टर हैं, कंडीशन क्या थी, कंडीशन अभी भी वही है कि a का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या यहां तक क्लियर है भाई? एक बच्चा जो बार बार ये PHET कर रहा है ना भाई, तुमसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज मत करो। ठीक है ना, मेरा खून सुलग रहा है, मतलब इसको देख के समझ में आ रहा है बात। ये सब भाई बहुत करके छोड़ दिया है, जहां जरूरत होगी वहां दिखाएंगे। रोज तुमको यहाँ पे सिनेमा दिखाने बैठेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, और जिन बच्चों का इमेजिनेशन डेवलप होता है वही जेई क्रैक करते हैं। जो बच्चे देख के कि मतलब कार्टून दिखा दो उनको अच्छा लगे, उनका ये डेवलप नहीं होता है। तो जो कह रहा हूँ उसको सुनो, उसको समझो, उसको सोचने की कोशिश करो, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ जरूरी है वहां दिखा दूंगा भाई, प्लीज यार प्लीज, है ना, खून मत सुखाओ। अरे ये वही है भाई, सिमुलेशन। वेक्टर चालू हुआ नहीं, इनको सिमुलेशन चाहिए। अभी कुछ बोल दूंगा विवाद हो जाएगा, अभी सिमुलेशन चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नल वेक्टर पे। नल वेक्टर पे आ ही गए हम लोग, है ना। यहाँ पे देखो नेगेटिव के बाद नल वेक्टर आ गया। अब नल वेक्टर में क्या होता है, देखो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जीरो, खत्म, खेला खत्म, मैग्नीट्यूड है ही नहीं। डायरेक्शन क्या होगा फिर जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। मतलब कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन का, रैंडम डायरेक्शन है, यानी रैंडम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जीरो है। ये कब काम आता है, ये तब काम आता है क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई ए वेक्टर जुड़ेगा बी वेक्टर से, और अगर आंसर जीरो आ रहा है बट वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर आना चाहिए, तो इसको स्केलर थोड़ी बना देंगे जीरो लिख के, तो इसको कई बार जीरो वेक्टर लिख देते हैं, जिसको पढ़ा क्या जाता है, नल वेक्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, नल वेक्टर। और जीरो भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ये हर बार एरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ जीरो लिख दिया है, दैट इज इनफ कि ये एक नल वेक्टर है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों का अगर सम जीरो हो रहा है तो जीरो बी वेक्टर ही होगा, नल वेक्टर कहेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? तो नल वेक्टर क्या होता है, वो सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड होता है जीरो और डायरेक्शन कुछ होती है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आर्बिट्री डायरेक्शन है। ठीक है भैया, सब लोग थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके इसको स्पैमर को दे दो भाई, 2-2 रुपया। ये सब तुम लोग को डेफिनेशन बता दिया है, PHET की डेफिनेशन बता दिया है भाई, पूरा PHET समझा देगा आज। इसको जल्दी 2-2 रुपये चंदा डाल दो भाई सब लोग।
हाँ कमेंट में ही डाल देना, ऐसा कमेंट में डालना चंदा कि इसको पहुंच जाना चाहिए सीधे बैंक अकाउंट में इसके। व्हाट इज आर्बिट्री डायरेक्शन? अरे भैया कौन से गांव से हो? रैंडम डायरेक्शन, एनी रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं को इनिशियल वेक्टर की। देखो इन जितने नाम मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं इसका बहुत कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हें ये सारे मतलब सब कुछ ना कुछ आगे यूज आएंगे, ये सिर्फ नाम है। इनके डायरेक्टली कुछ सवाल बन जाएंगे। कोई इनिशियल वेक्टर पूछने नहीं आएगा काइनेमेटिक्स में कि भैया ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन को इनिशियल है कि नहीं है। इसीलिए चिंता बिल्कुल मत करो। अभी सिर्फ क्या सीखना है, अभी सिर्फ सीखना है इक्वल कैसा होता है, ऐसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है, ऐसा होता है, कहाँ इस्तेमाल होगा इस पे बिल्कुल दिमाग मत लगाओ भाई, ठीक है। चलिए अब कोई इनिशियल वेक्टर देखो, मान लो कई सारा वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर है, फिर एक और वेक्टर है, फिर एक और वेक्टर है। अब ये फिर से पकड़ाई में आ गया है तो इसको छोड़ देते हैं। एक और वेक्टर है, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए 3-4 वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। अगर सबका, अच्छा एक बात बताना भूल गया, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। एक बात बताना भूल गया, ये जो बताया था ना, इसको कहा जाता है हेड ऑफ वेक्टर। क्या बोला जाता है? हेड ऑफ वेक्टर। इसको कहा जाता है हेड ऑफ वेक्टर। इसको कहा जाता है टेल ऑफ वेक्टर, पुछिल्ला, ठीक है। ये है टेल ऑफ वेक्टर। तो हेड एंड टेल, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो भाई जब कई सारे वेक्टर अगर उनकी टेल ओवरलैप कर जाए, ठीक है ना, तो व्हेन टेल्स ऑफ वेक्टर्स overlap, then they are called co-initial vector। को-इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। अगर कई वेक्टर है उन सबकी टेल ओवरलैप कर रही है, हेड ओवरलैप नहीं कर रहा है, हेड हेड हेड, कौन ओवरलैप कर रहा है? टेल ओवरलैप कर रही है, तो उसको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। चलिए अब आ गया को प्लेनर वेक्टर। भाई वेक्टर्स इन सेम प्लेन, को प्लेनर वेक्टर्स इन सेम प्लेन, इसे कहा जाता है को प्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए इस प्लेन में, मतलब ये बोर्ड वाला प्लेन है, यहाँ पे एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है, ए बोल दिया, एक वेक्टर इधर पड़ा हुआ है, बी बोल दिया। ये दोनों सेम ही प्लेन में है, तो ये दोनों कैसे हो गए? को प्लेनर हो गए। लेकिन सर अब आउट ऑफ प्लेन आप कैसे बनाएंगे? तो मैं कह रहा हूँ मान लो ये जो ग्रीन वाला लाइन है, ये मान लो ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, और ये बाहर की तरफ निकल रहा है जो वो आपका जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये भी एक प्लेन बन गया। देखिए ये भी एक प्लेन बन गया। अब इस प्लेन में अगर कोई वेक्टर पड़ा हुआ है तो वो वाला वेक्टर और ये बोर्ड पे बना हुआ ए वेक्टर, दे विल नॉट बी को प्लेनर। जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक्स वाई प्लेन में है, एक दूसरा वेक्टर वाई जेड प्लेन में है, तो वो दोनों सेम प्लेन में नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बात बहुत सिंपल सी है, वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। इससे ज़्यादा ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस इस लाइन में ही इनफ है, आपका काम हो जाएगा। वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर को लीनियर वेक्टर्स? तो वेक्टर्स इन सेम लाइन, ठीक है, इन या ऑन लिखना चाहिए, ऑन सेम लाइन, वेक्टर्स ऑन सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन खींच लेता हूं, पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूं, जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। अब इधर एक वेक्टर बनाया मैंने, मान लीजिए एक वेक्टर बनाया,
ये वेक्टर बनाया ए वेक्टर, फिर एक वेक्टर और बना दिया इधर बी वेक्टर, फिर एक वेक्टर, कलर चेंज कर देता हूँ रुको, फिर इधर एक और वेक्टर बना दिया मैंने ये बी वेक्टर, ठीक है बी वेक्टर, फिर मैंने एक और वेक्टर बना दिया इधर, लेट से डायरेक्शन बदल रहा हूँ स्मार्टली कुछ बताने के लिए, तो इसके अंदर सब एक ही लाइन में है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है ऑपोजिट भी हो सकती है, बट एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विल बी कॉल्ड कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर्स ऑन सेम लाइन, ठीक है, वेक्टर्स ऑन सेम लाइन। अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर पे, देखो यूनिट वेक्टर समझाने के लिए मैं एक अलग से एक पूरा पेज ले लेता हूं, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यहां तक पहुंचने के पहले एक बार जल्दी से आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, जितना अभी तक बताया एक बार नेगेटिव वेक्टर प्लीज बता दीजिए। चलो पहले मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूं, अगर तुम सबको यहां तक समझ में आ गया है तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख दो भाई। मैं एक बार फटाफट से देख लेता हूं नेगेटिव वेक्टर में क्या तकलीफ आ रही है। नेगेटिव में बहुत सिंपल है, दो वेक्टर हैं, दोनों एंटी पैरेलल हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है ना। तो नेगेटिव वेक्टर को तुम ऐसे भी मान सकते हो, एंटी पैरेलल विद सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर पे। भाई यूनिट वेक्टर बहुत खास है। चलो टेल मी ऐसा यूनिट ऑफ मास, जल्दी से, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, जल्दी से बताओ। तो कई बच्चे कह रहे हैं केजी है, दे आर सेइंग इट इज केजी। वैसे एक फा मूवमेंट देता हूं तुमको, SI यूनिट ऑफ मास इज 1 kg, SI यूनिट ऑफ मास इज 1 kg। उस 1 को हम खा जाते हैं इसलिए सिर्फ kg बोलते हैं, एक्चुअली वो है 1 kg। क्या है यूनिट ऑफ मास, मतलब मास का एक छोटा सा टुकड़ा, एक यूनिट जिसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, वो कितने के बराबर है, वो 1 किलो के बराबर है। तो जब आप 5 किलो आलू लेके आते हो, तो एक्चुअली आप 5 टाइम्स 1 kg लेके आते हो, मतलब आप एक यूनिट को 5 बार लेके आते हो, और 5 आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। 5 आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या बात समझ में आई? एक मतलब ऐसा यूनिट ऑफ मास। भाई अब देखो, सिर्फ मैं यूनिट पूछ लेता, आप कहने के तरीके में फंस गए। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा तुमने गलत बताया, कोई यूनिट बोलेगा मास की यूनिट तो भाई केजी है यूनिट। वो यूनिट कौन सी यूनिट है, किसमें मेजर कर रहे हैं, एक यूनिट में कितना मास होता है, 1 kg एक यूनिट में। ऐसा यूनिट ऑफ मास मैं कह रहा हूं, यूनिट ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाने की
सबसे छोटी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तुमने बोला ब्रिक है, ब्रिक, एक ब्रिक है, एक ब्रिक, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर बात को समझो, यूनिट को सुनने और समझने के दो तरीके। अगर मैं यूनिट को मेजरिंग टर्म्स में बात करूं कि हम किस में मेजर करेंगे, तो तुम बोलोगे ठीक है भाई केजी में मेजर करेंगे। बट मैं बोलूं 1 यूनिट ऑफ मास, तुम्हें बोलना पड़ेगा 1 kg। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तुमने सिंपली मुझे बता दिया यूनिट ऑफ मास kg। मैंने 1 यूनिट ऑफ मास, मैंने पूछा कि भैया ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, स्टैंडर्ड एक यूनिट क्या है मास की, तो वो होती है 1 किलो। तो अगर कोई तुम्हें बोले 5 किलो तौलना है, तो 5 इज द मल्टीप्लायर विच यू डू इन 1 kg, तो हो जाता है 5 इंटू 1 किलो, वो बनता है 5 किलो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? देखो भाई, अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम्हें समझना पड़ेगा ए वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। क्या बोलते हैं इसको? ए कैप, ठीक है ना। अब देखो, तो तुम्हें क्लियर है यहां पे कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब देखो, जब तुमने 5 किलो को समझा कि 5 किलो को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट मास आ जाता है, उसी प्रकार से ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसे ही यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब और तरीके समझाता हूं, जैसे कि मैं 1 किलो की 5 पोटली रखूंगा, 1 किलो की 5 पोटली रखूंगा, तब जाके 5 किलो बनेगा। 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से वेक्टर में भी होगा। जैसे कि समझा रहा हूं बच्चे, देख ध्यान से। जैसे कि मान ले F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और या F वेक्टर बोल देता हूं, F वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, उसको हमने बनाया। तो उसको हमने बनाया, ये भाई ये देखो, ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका F वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है F वेक्टर का, 5 न्यूटन। तो अगर मैं F वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बड़ा सा वेक्टर 5 भाग में टूट जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। और ये एक भाग जो होगा ये होगा F वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर, और इसी को कहा जाएगा क्या, F का कैप। F का कैप, तो F का कैप क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। और इसी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लेंथ होता है ना वो 1, अब इसका जो भी लेंथ होगा दैट विल रिप्रेजेंट 1 न्यूटन। यानी कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका, दैट इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे कोई बोला कि भैया लेट्स से एक वेक्टर है A, ध्यान से सुनना, एक वेक्टर है A, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड टाइम्स A कैप, ठीक है। और ये दे दिया गया इंफॉर्मेशन कि A का मैग्नीट्यूड जो है वो लेट्स से है 4, ठीक है। कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, तो A कैप क्या होगा, तो आप लिखेंगे A कैप विल बी A वेक्टर डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी A वेक्टर डिवाइड बाय 4। बात समझ में आ रही है? ये है मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है किसका, A का, यूनिट वेक्टर ऑफ A। तो अब पहले मैं A को बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं A को बना रहा हूं, ये है A वेक्टर। जब ये A वेक्टर है तो A का मैग्नीट्यूड कितना है, 4।
तो कहीं ना कहीं ये जो लंबाई आएगी इसकी, दैट विल रिप्रेजेंट 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि इस 4 यूनिट लेंथ को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो एक और वेक्टर बनाया जाएगा इधर, इधर उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी 1 यूनिट। अब इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा ए कैप। ए कैप को 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार करेंगे तब एक ए वेक्टर आएगा। इसीलिए तो कहते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए कैप, क्योंकि 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है ये? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या है वो बता रहा हूं मैं। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, विथ मैग्नीट्यूड एज यूनिटी, 1 होता है इसका मैग्नीट्यूड, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन, इसका यूज ही डायरेक्शन बताने में है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर को खास तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फाबेट पे कैप लगा के, किसी भी अल्फाबेट पे कैप लगा के, बी कैप। अगर बी कैप लिखा है यानी कि वो यूनिट वेक्टर है बी वेक्टर के अलोंग। क्लियर है यहां तक? और कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने का। इफ ए वेक्टर, कुछ नया ले लेता हूं यार इस बार। इफ लेट्स से P वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर डॉट P कैप, तो यूनिट वेक्टर along P वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, एंड दैट विल बी डिनोटेड एज P कैप। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो यूनिट वेक्टर बहुत सिंपल है, जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट इज द यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ गई? अब यहां पे एक वेक्टर आ रहा है जिसका नाम है एक्सियल वेक्टर। ये हालांकि इसको अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अभी नॉट रिक्वायर्ड, बट मैं बता दे रहा हूं है क्या। ठीक है, अभी नॉट रिक्वायर्ड, या अभी इसकी कोई जरूरत है नहीं, अभी नॉट रिक्वायर्ड। बट कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो किसी भी रोटेशनल सेंस को डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने कल देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, माही भैया आपके ऐसे 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 गोल गोल घूम रहे थे, है ना। तो मैं समझ गया कि भाई ने एक्सियल वेक्टर पढ़ाया होगा, पीछे हेडिंग भी दिख रही थी। तो वो एक्सियल वेक्टर क्या बताना चाह रहे थे कि अगर कोई गोल गोल घूम रहा है ना, कोई भी चीज़, मैं घूम के दिखाऊं क्या, घूम के दिखाऊं? देख, अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो उसका सेंटर से पास होता हुआ एक एक्सिस बनेगा, वो एक्सिस बनेगा। और एक्सियल वेक्टर जो होता है, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सियल वेक्टर हम बाद में पढ़ेंगे, ये किसके अलोंग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान ले ये पेन, जैसे ये पेन है, ये पेन, इसको थोड़ा पास में देख, पेन नहीं थोड़ा बॉटल ले लेते हैं, चलो देख बेटा, ये बॉटल है, इस बॉटल को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं,
गोल 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 घुमा रहे हैं। तो अब गोल गोल घुमाएंगे तो इसका क्या एक एक्सिस है, इस पेन से एक्सिस बना लेते हैं अपन। ये पेन दिख रहा है, ये पेन, ये इसकी एक्सिस है। तो जो ये घूम रहा है इसको डिनोट करने के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसके पास और भी चीजें होंगी जो वेक्टर हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि टॉर्क। अब ये कई सारी चीजें जो बहुत लेट हमारे सिलेबस में आएंगी, ये सारी एक्सियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि अब एक चीज होती है क्रॉस प्रोडक्ट, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं इसमें से कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है इसलिए वो एक्सियल है, और कुछ बाय नेचर ही एक्सियल है। जैसे कि अगर मान ले एक टायर को इस एक्सिस के अबाउट में ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूं, ठीक है ना, तो जो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है, जिस तरह से ये घूम रहा है वो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है। तो जब भी हम इस राइट हैंड, इसका एक रूल है, राइट हैंड, जब हम राइट हैंड को कर्ल करेंगे इन द सेंस ऑफ रोटेशन, तो जो थंब है ना वो डायरेक्शन बताएगा किसका, वो डायरेक्शन बताएगा उस एक्सियल वेक्टर का। तो ये बनेगी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा का वेक्टर एक्सिस पे बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये है ओमेगा का सेंस, ये है ओमेगा का सेंस कि ओमेगा किस डायरेक्शन में गोल गोल घुमा रही है। ओमेगा एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है, जैसे वेलोसिटी का सिंबल v होता है ना, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, इसीलिए मैं इसमें नहीं जा रहा था, ठीक है ना। तो ओमेगा का सेंस है ये। अगर कोई चीज, जैसे कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, जैसे मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो आप मेरे सेंस के अकॉर्डिंग कर्ल करेंगे फिंगर और थंब देगा एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन दी है ये उस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है। अब ये राइट हैंड थंब रूल अपन पढ़ेंगे बाद में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो अभी इसमें हम ज्यादा घुसेंगे नहीं। आपको दो बातें याद रखनी है। पहली चीज, एक्सियल वेक्टर भी रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज, अगर पूछ भी लिया जाए तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर कोई चीज जिसके अंदर घूमने का सेंस है या घूम सकती है, या उसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्सेस या टॉर्क लग रहा है जिससे उसको उसको घुमा देंगे, तो उन वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम डिनोट करते हैं तो वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं और उनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है ना। तो एक्सियल वेक्टर आर समथिंग विच आर अलोंग द एक्सिस, दैट इज मोर देन इनफ, जितना आपको अभी जानना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर 10th में पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल, कई लोग मैक्सवेल और ये सब लिख रहे हैं, भाई अभी मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूं जहां आप पहुंच रहे हैं, तो प्लीज वापस आ जाइए। अभी आपके लिए खाली इतनी सी बात है, जो वेक्टर रोटेशनल सेंस को समझाते हैं वो वेक्टर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको एक्सिस के अलोंग करना पड़ता है, एंड दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जैसे कि ये चक्री ऐसे घूम रही है, तो इसका हम थंब को फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स को चक्री की तरह घुमाएंगे, तो जो थंब देगा वो डायरेक्शन देगा, और जहां एक्सिस होगा वहां पे हम वेक्टर बनाएंगे और उस वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। भैया मत जाओ, भैया फ्लेमिंग पे मत जाओ, भैया फ्लेमिंग्स। चलिए, आ जाइए आगे। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोकलाइज्ड वेक्टर एंड फ्री वेक्टर। अब देखो, हालांकि इस पे चर्चा की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इस पे चर्चा की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको यहां ले आया हूं क्योंकि कई बच्चे उल्टी सीधी किताब पढ़ के कंफ्यूज होते हैं। मैं आज आपको एक बात बोलने वाला था, अभी बोल देता हूं कि भाई जैसे कि अगर कभी एक वेक्टर होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर है ये, कल परसों में वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे।
और फिर कुछ ऐसी बातें आएंगी, जैसे ये दो वेक्टर रखे हैं तो शायद मैं कुछ अपनी चर्चा में ऐसी बात करूंगा कि इस वेक्टर को ऐसे यहाँ रख दो और फिर एडिशन का एक तरीका बताऊंगा। तो आप बोलोगे सर आपने वेक्टर को उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, आपने वेक्टर को हिला दिया, आपने वेक्टर को हिला दिया तो वेक्टर बदल गया। तो यही समझाने के लिए कई बार बच्चों को बहुत डाउट होता है कि हम तो ये कह देंगे कि वी कैन डू इट। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है तो उसको स्पेस में कहीं भी आप ले जा सकते हैं। दो शर्त है, डोंट चेंज मैग्नीट्यूड यानी कि साइज चेंज ना करें, और डोंट चेंज डायरेक्शन, तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक इट टू एनीवेयर एंड सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है फ्री वेक्टर। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है फ्री वेक्टर। यानी कि अ फ्री वेक्टर, देखिए ध्यान से, अ फ्री वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर फ्री है, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये फ्री है तो आप इसको स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं। अरे यार, ये तो एक साथ बनाना चाहिए था, इसको फिर से बना देता हूं। देखो ये बन गया, अरे यार देखो भाई, ये बन गया, एक नया वेक्टर बना दिया मैंने, ये देखो। और अगर ये फ्री वेक्टर है तो इसको हम स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं। इट्स मीनिंग विल नॉट चेंज। ये फ्री वेक्टर है, कहीं भी जा सकता है, ये फ्री है। अब लेकिन हर कोई फ्री नहीं हो सकता भाई, हर कोई फ्री नहीं हो सकता। इसके कुछ खास एग्जाम्पल हैं, उसमें लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पहला वेलोसिटी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, थर्ड हो गया लेट्स से एक्सीलरेशन, या फिर मोमेंटम भी हो गया। अब आपको ये याद नहीं करना है, आपको बस ये समझना है। ये मत समझो कि फ्री, मतलब आप ये दिमाग में डाल लो मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही होगा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही होगा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम उसको घुमाएंगे, दौड़ाएंगे। लोकलाइज कब होगा? लोकलाइज के बारे में पढ़ो। अ लोकलाइज वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर और बाउंड वेक्टर is tied to a specific line of action or origin and its position matters। अच्छा, पोजीशन मैटर्स, यानी कि एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, क्या पता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अभी मैं सिखाऊंगा पोजीशन वेक्टर आपको। दूसरा लेट्स से पोजीशन और या फिर फोर्स यूज्ड टू फाइंड टॉर्क, ठीक है। एग्जाम्पल है, अभी लिख लो, बस समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, एक बार में पूरा क्लिक नहीं करेगा, लिख लो अभी। अब पोजीशन वेक्टर लोकलाइज क्यों है भाई? देखो, अगर मैंने कहा कि लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, मैंने बोला भैया ये रहा हमारा चिंटू, और चिंटू का क्या है जो पोजीशन है, चिंटू की जो पोजीशन है वो ओरिजिन से ये बन रही है। अब आप इस वेक्टर को दौड़ा नहीं सकते, अब आप इस वेक्टर को इधर उधर नहीं कर सकते। ये ओरिजिन से चिंटू तक का वेक्टर है, ये फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन मैटर करती है, ओरिजिन से चालू होगा, चिंटू पे खत्म होगा। ये लोकलाइज्ड वेक्टर है, ये बाउंड वेक्टर है भाई साहब, ये बाउंड वेक्टर है। क्या बात समझ में आ गई? लोकलाइज्ड है, बाउंड वेक्टर समझ में आया। उसको आप दौड़ा नहीं सकते। अब क्यों नहीं दौड़ा सकते, कब नहीं दौड़ा सकते, ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए एग्जाम्पल में लिख लो पोजीशन वेक्टर, अरे भाई साहब, अभी के लिए एग्जाम्पल में लिख लो पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स यूज्ड टू फाइंड द टॉर्क। क्यों, ऐसा क्यों? देखो भाई, फोर्स क्या करता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई बॉडी रोटेट कर सकती है, इसे टॉर्क कहते हैं, ठीक है ना। अभी हम इस पे चैप्टर, आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये बॉडी अलग रोटेट करेगी, अगर मैं इस फोर्स को पास ले आऊंगा, अब यहां लगाऊंगा तो शायद कम रोटेट करेगी। तो भैया फोर्स की पोजीशन मैटर कर रही है, यानी कि फोर्स नामक जो वेक्टर है उसको आप कहीं भी नहीं भेज सकते, वो एकदम जहां है वहीं मैटर कर रहा है, उसकी पोजीशन मैटर कर रही है, वो लोकलाइज्ड वेक्टर माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई?
अगर आपको बात समझ नहीं आ रही है तो एक बार काम करिए, आज आप अपने घर का दरवाजा जो है उसको हैंडल से पकड़ के ना खोलिएगा, उसको जिस एक्सिस पे दरवाजा बंद हो रहा है या जिस एक्सिस पे आपके वो, जैसे मान लो दरवाजा है तो दरवाजा एक तरफ से खुलता है, जिस तरफ से नहीं खुलता है उधर से खोल के देखो, क्या खोल पाओगे? क्या नहीं खोल पाओगे। तो फोर्स की पोजीशनिंग इज इंपॉर्टेंट टू ओपन द डोर। बात समझ में आ रही है? वो वाले फोर्स, वो वाला वेक्टर क्या माना जाएगा? वो वाला लोकलाइज्ड माना जाएगा, उसमें हम फोर्स को कहीं भी इधर उधर नहीं भगा सकते। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने क्लास की शुरुआत में लिखा था आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी सी जो फील लेने वाले हैं उस पर आ जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत सारे वेक्टर हैं, मतलब पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, दुनिया जहान की चीजें हैं, है ना, बहुत सारे वेक्टर, मोमेंटम है। एकमात्र ऐसा वेक्टर जो फील होता है, जो दिखता है, खुली आंखों से दिख जाता है, ऐसा वेक्टर, वो है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। इस टॉपिक का यहां कोई लेना देना नहीं है, ये टॉपिक एक्चुअली काइनेमेटिक्स का पहला टॉपिक है, लेकिन पोजीशन वेक्टर एक ऐसा लौता वेक्टर है जो दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। एग्जाम्पल बताता हूं, मैं बोलूं गाड़ी 10 से चल रही है, तो क्या फील कर पाएगा भाई? गाड़ी 10 से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, क्या फील कर पाएगा? दिखेगा क्या? देखो नहीं दिखेगा। मैं कह दूंगा कि इस दीवार पे अगर कोई है, वहां फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स तेरे को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, तू फील ही नहीं कर सकता। वो तो मैं जानता हूं, लगाने वाला जानता है कोई कितना धक्का लगा रहा है। मैं कह रहा हूं, फुल एक्टिंग कर रहा हूं कि इसको मैं बहुत धक्का दे रहा हूं, बहुत धक्का दे रहा हूं, तुझे क्या फील आएगी भाई धक्का देने पे? क्या धक्का देने पे क्या फील आएगी? कोई फील नहीं आएगी भाई। समझ में आ रही बात? एक लौता वेक्टर जो दिखता है वो है पोजीशन वेक्टर। इसको एक बार फील करते हैं तो शायद तेरे अंदर वो भाव आएगा कि हम वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं, वेक्टर कर क्या रहा है भाई, कर क्या रहा है वेक्टर। अब अगर तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। नहीं, अब हम नहीं जाएं। एक बालक कह रहा है कि अब हम जाएं। भाई नहीं जाएं, इधर आओ, जाएं नहीं कहीं पे भी, रुके रहें अभी। आज समय कम बचा है तो क्या चाहते हो, इसको कल चालू किया जाए क्या? कल शुरू करें इसको, पूरी यहां पे फील आएगी। कल शुरू करें। चलिए इसको अपन कल शुरू करेंगे। आज आप लोग खाली वेक्टर का नाम जान के क्लास से बाहर जा रहे हो। आज आप खाली वेक्टर का नाम जान के क्लास से बाहर जा रहे हो। आज आपको खाली ये पता चला है वेक्टर के पास डायरेक्शन है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है। आज आपको खाली ये पता चला है कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। आज आपको खाली ये पता चला है कि ये ए वेक्टर पढ़ा जाता है। ये रिवाइज करके आना भाई, ठीक है? अगली क्लास में बहुत कुछ बदल जाएगा। हो सकता है आपका नजरिया ही बदल जाएगा इस चैप्टर को देखने का, ठीक है? कल आपको ये चैप्टर नहीं, ये एक नया ओपनिंग लगेगा कि कुछ नया ही दुनिया में सीख लिया भाई साहब, ठीक है? कल बहुत अच्छे से इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और होमवर्क के नाम पे एक डीपीपी डाली है आज, उस डीपीपी को कर लेना। बस एक डीपीपी कर लो भाई, ठीक है? चलिए, दैट्स ऑल भाई। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, मौज में रहो, मस्त रहो। बाय।